नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। इस प्रोग्राम ने ना सिर्फ कि अपने आप को एक थिंक टैंक के तौर पर मनवा लिया है, बल्कि हमारे पास वो बात मौजूद होती है, सच्चे तरीके से आपके सामने बयान करते हैं, जो बाकी लोग दावे कर करके कहते हैं कि साहब हमें पता लग गई। पिछले 5 दिनों से इस चीज़ की बाज़गश्त थी। डराया गया, धमकाया गया, घबराया गया, किसी न किसी तरीके से हमारे मुंह पर टेपें लगाने की कोशिश की गई इस हुकूमत की जानिब से कि जनाबे वाला आप रिवील ना करें कि असद उमर साहब को उनकी नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन मैं रोज़ अपनी बात पर कायम रहा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ब्रेकिंग दे रहा हूँ, कभी ये मैंने नहीं कहा कि सबसे पहले बता रहा हूँ, कभी मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास कोई मुस्तनद इत्तला है, ना ही नाउजुबिल्लाह मेरे पास कोई गैब का इल्म है। लेकिन मैं एक बात दोहराता रहा और लोग चुप हो गए। जिस दिन उन्होंने नफ़ी कर दी, हुकूमत ट्विटर ने यह कह दिया कि जनाब हमने ट्वीट के ऊपर ये कन्फर्म कर दिया है कि बिल्कुल जनाब असद उमर साहब को हटाया नहीं जा रहा, और काबीना के बारे में किसी ने भी गलत बात की तो उसको फिर हम पकड़ लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और फिर खबर सच्ची निकली, बात भी सच्ची निकली। बहुत सारे मेहमान आए जो खुद को तुर्रम खान समझते हैं, कहने लगे हम असद उमर से मुलाकात करके आए आमने सामने, उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है। मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज बहुत लोगों की हमने पॉजिटिव देखी है, उन लोगों की भी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव देखी है जो कहते थे कि ये मेरी खाल है और मेरी खाल नहीं उतारी जा सकती, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज हमने देखी। अभी बैरून मुल्क बैठकर हमें देख रहे होंगे। बड़ी बड़ी बातें करने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ, कारून का ख़जाना उसे बचा न सका, और मिसालें मुझे देने पर मजबूर ना करो। असद उमर साहब कहते हैं मैं अवाम का कचूमर नहीं निकाल सकता था, तो इतने अरसे तुमने क्या निकाला अवाम का? और वो दूसरा जो था फवाद चौधरी, सुबह शाम हमें तड़ियां लगाता था, कल उसकी भी छुट्टी हो गई और आगे जाके पता नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत में भी गुजारा कर सके या ना कर सके। इमरान खान साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो लोग जो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे और वो वज़रा जो अवाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ मजमूम साजिश का हिस्सा हैं, आपको नाकाम बनाना चाहते हैं, उनको इबरत का निशान बना दें। और आज भी एक वजीर जो है कहता है मैं नहीं छोड़ता, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, लेकिन आज भी उसको जाना पड़ेगा, उस वजीर को भी जाना पड़ेगा। कारकर्दगी कुछ भी नहीं। आज नया ले आया, गुजर खान के पास तेल निकल आया, वो जो कराची के पास तेल निकला था वो कहां गया? Nobody can ask them any questions। मैं ये बताता चलूं कि ये 6 साल का सफ़र जो हमारे चैनल ने तय किया है, ये सच की बुनियाद पर तय किया है, बहादुरी की बुनियाद पर तय किया है। और खराज तहसीन पेश करता हूँ, अब तक की टीम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस दिन से यहाँ आया हूँ खुल के बात की है, सच बात की है, और किसी ने मुझे रोका नहीं। इसी के साथ आगे चलते हैं। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब आबिद सुलेहरी साहब, मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, और इनकी शख्सियत का एक अच्छा पहलू ये है कि सबके साथ चल जाते हैं। आबिद सुलेहरी साहब, बात ये है कि आप इन लोगों के साथ भी चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, इनके जो इक़दामात हैं वो भी आप देख रहे हैं। अब अब्दुल हफीज़ शेख साहब के पास ले आए हैं, इन्होंने बंदा नहीं लभदा और कोई बंदा नहीं इनके पास कि वही पुराने लोगों को दोबारा से लेकर आएँ। असद उमर साहब को रिप्लेस करने के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। क्या आपके ख्याल से रिप्लेसमेंट अच्छी है, रिमूवल एक अच्छा स्टेप है? सॉरी, मैं थोड़ा सख्त मिजाज आदमी हूँ तो मैं उल्टी बात करता हूँ जी। देखिए अली, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, और मैं चूँकि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता हूँ, लिहाजा मैं एविडेंसेस और नंबर्स वो मेरे लिए अहम होते हैं, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स वो अहम नहीं होते। पहले तो हमें ये देखना होगा कि जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं किसी भी मिनिस्टर की या किसी भी फ़र्द की, तो उसके लिए हम क्राइटेरिया क्या यूज़ करते हैं। क्या अगर परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि बजट कैसा पेश हुआ, या परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि IMF के साथ डील जो है वो किस तरह से हुई, या परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा महंगाई थी उसमें फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल था। तो शायद हमें थोड़ा सा इसको रिव्यू करना होगा अगर हम सिर्फ असद उमर साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल जो कैबिनेट की शफलिंग की बात कर रहे हैं, रीशफल जो हुई है और उसमें बहुत से लोग जो आए या गए, उनकी बात करना चाह रहे हैं, तो उसका एक पॉलिटिकल इकॉनमी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा। लेकिन आपका प्रोग्राम चूँकि फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर तक महदूद है, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट पर्सनस, आई विल टॉक अबाउट द पोजीशंस और डेजिग्नेशन जो हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी वो लिटमस टेस्ट जो था फाइनेंस मिनिस्टर के लिए वो
आया ही नहीं था। फाइनेंस मिनिस्टर का एक्चुअल जो परफॉर्मेंस थी वो पता चलता उनका पहला बजट पीटीआई कैसा पेश करती, क्योंकि अभी तक जो 2 मिनी बजट थे वो मिफ्ता इस्माइल साहब के छठे बजट के जवाब में उसमें अमेंडमेंट थी या अडेंडम्स थे। एज सच पीटीआई का अपना बजट अभी तक हमने नहीं देखा। अगर परफॉर्मेंस जो है उसकी पैरामीटर हमें आईएमएफ प्रोग्राम को देखना था, तो आईएमएफ प्रोग्राम की डिटेल्स अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं। वहाँ पे भी अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि आईएमएफ का बहुत अच्छा प्रोग्राम कोई जो है वो निगोशिएट हुआ या बहुत बुरा प्रोग्राम निगोशिएट हुआ। और अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद ये है कि महंगाई बहुत हो गई या इन्फ्लेशन बहुत हो गई, तो अगेन इसको फिर हम अपना यार्ड स्टिक बना लेते हैं और फिर हमें देखना होगा कि जो सक्सेसर आते हैं वो किस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि इस वक्त अगर मौजूदा फ्रांस जो आउट गोइंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर, वो ना होते कोई और भी उनकी जगह पे फाइनेंस मिनिस्टर होता और या होती, और पीटीआई की हुकूमत ना होती, किसी और गवर्नमेंट पार्टी की भी अगर हुकूमत होती, तो एग्जैक्टली जो 8 महीने में पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई थी वही पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जानी थी, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत के मारूजी हालात ऐसे नहीं थे कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे माजरत के साथ जी बात यह है कि सर पिछली हुकूमत की कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा दाद दी जाती थी, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ईयर व्हेन नवाज शरीफ वॉज रिमूव्ड and Ishaq Dar was in hot water. Otherwise, everybody said across the board, including all research institutions in Pakistan and abroad, सब ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी टॉप छठे गियर पे जा रही है, 2026 में हम 26वें नंबर पे आ जाएंगे। इतने ड्रामे और फ्रॉड और इस हद तक झूठ बोला गया। 3-4 दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इन स्टैटिस्टिक की किताबों के नीचे दब के जो है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। इतनी गलत बातें की गई। इकोनॉमी पहले भी थर्ड क्लास थी, आज भी थर्ड क्लास है। फिर आप थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस रिसर्च को पढ़ें। एसडीपीआई की वेबसाइट पे पब्लिकेशंस मौजूद हैं जिस पे कि हम उस वक्त कह रहे थे कि रुपए को ओवर वैल्यू रखना जो है, करेंसी को ओवर वैल्यू रखना वो किस कदर नुकसानदेह होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए। या फिर आप मेरे उस जमाने के द न्यूज़ के आर्टिकल्स पढ़ें जिसमें कि मैं लिख रहा होता था कि नहीं, मैंने आपके मुतालिक बात नहीं की आबिद सुलेरी साहब, प्लीज उसको देखें। आबिद साहब मैंने आपके बारे में बात नहीं की। प्लीज डोंट ट्राई टू मिसअंडरस्टैंड दिस। यू आर अ रिलायबल नेम। नहीं, मैं सिर्फ आपको जी मैं सिर्फ आपको एज ए रिसर्चर ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जब आप $24 बिलियन जो थे वो स्टेट बैंक के उधार लिए हुए $24 बिलियन पहले 4 सालों में ओपन करेंसी मार्केट में सिर्फ इसलिए सेल कर रहे होंगे आपने अपने रुपए को 105 रुपए पर डॉलर पे रखना है और वो डॉलर आपके अपने नहीं होंगे, तो आने वाली हुकूमत जो मैं आपको पॉइंट कहना चाह रहा था वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि असद उमर की जगह कोई भी होता तो वो इसी तरह की पॉलिसीज लेके आता। सुलेरी साहब, I'll just have to take a break. I just have to take a break, but I'll just say this. I'm a petty television anchor. By saying petty television anchor, I'm just a student of economics. और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट है, बट आई विल डिस्कस दिस टेक्निकल डिटेल्स विद यू, हाउ द डॉलर मैकेनिज्म वर्क्स एंड हाउ वी नीड टू प्राइस द फॉरेन एक्सचेंज इन दिस कंट्री। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले एक टेक्निकल गुफ्तगू हो रही थी। मैं आसान अल्फाज के अंदर कोशिश करता हूँ कि नाज़रीन को समझाऊँ, फिर आबिद सुलेरी साहब से उसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करूँगा। दरअसल क्या है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर परचेजिंग पावर पैरिटी एक बहुत अहमियत रखती है, जिसके माने ये होते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद, और दो ममालिक के दरमियान क़ुव्वत ख़रीद के दरमियान जो फ़र्क पाया जाता है वो करेंसी की कदर के बारे में मामूलात जो हैं उसको तय करने में अहमियत रखता है। इसके अलावा एक मुल्क के अंदर मौजूद इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ाया जाएगा और उसके मुकाबले में अगर दूसरा मुल्क हो, बिलफर्ज पाकिस्तान जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, और दूसरा मुल्क जहां पर अमेरिका, जहां बढ़ने का अगर तनासुब हो भी तो बहुत कम है, तो फिर पाकिस्तान रुपए की कदर कम होगी और डॉलर की कदर ज़्यादा होगी। ये साइंसी उसूल है और ये इकोनॉमिक्स 101 है। मैं फिर यही कहूँगा कि मैं एक पैटी टीवी एंकर इस हिसाब से हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं अपने आप को कोई स्कॉलर क्लेम नहीं करता।
इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि ये डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पर होता है। ऐसा मुल्क जो कि एक नेट इंपोर्टर हो, वहाँ पर यह कहना कि डॉलर की कदर में इजाफा कर दिया जाए, यह मुल्क के लिए अच्छा रहेगा, यह एक बहुत ही नुकसानदेह अमर है। लेकिन यह सिर्फ मेरा ख्याल है, मेरी सोच है, मुमकिन है यह खालिसतन गलत हो। ताहम इकोनॉमिक्स की किताब यही कहेगी, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम यह नहीं कहेगा। जी जनाब आबिद सुलेरी साहब, इस पर अगर आप चाहें तो बहस भी कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट किसी भी मुल्क का बढ़ाया जाता है और दूसरे मुल्क की तनासुब में अगर देखा जाए तो वो निस्बतन ज़्यादा तस्वर किया जाए तो करेंसी कमज़ोर होगी। हुकूमत की पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को जैकअप करने की दरअसल रुपए को कमज़ोर करने की जानिब एक कदम था। क्या आप इससे इख्तलाफ करेंगे? यह बैन अल-अक़वामी माशी असूल है। देखिए अली नासर, हम अभी बात कर रहे हैं जो पहले 4 साल में रुपए और डॉलर का रेट था। अगर आपके पास डॉलर जो हैं वो एक्सपोर्ट्स के ज़रिए आए हों, अगर आपके पास डॉलर इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आए हों, अगर आपके पास डॉलर रेमिटेंसेस के आपके अपने हैं, तो फिर जब भी मार्केट में डॉलर की डिमांड आएगी आप अपने डॉलर सप्लाई कर सकते हैं। अगर मार्केट में डॉलर की डिमांड आती है और आपके पास डॉलर अपने नहीं हैं, उधार लिए हुए हैं और आप उसको मतवातर मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि रुपए की कदर जो है वो स्टेबल रहे, तो फिर ये एक फ़ाइनेंशियल डिज़ास्टर होता है। और ये डिज़ास्टर जो है ये हमारे साथ हुआ। आप जो थ्योरेटिकली कह रहे हैं, अगर आप नेट इंपोर्टर हैं, यकीनी तौर पे आप अपने रुपए की कदर जो है उसको नहीं गिरा सकते, लेकिन उसी सूरत में नहीं गिरा सकते अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मौजूद हों। अगर आपके पास मौजूद ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर यकीनी तौर पे आपको उसके मुताबिक अपनी करेंसी जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगी। लेकिन आबिद सुलेरी साहब, बैन अल-अक़वामी मईशत दान अब रेल से नॉर्मेटिव की जानिब जा रहे हैं। अब असूल, कवायद, ज़वाबित, इखलाकियात और एथिक्स और मॉरल्स का किरदार आना शुरू हो गया है। ये आपको मानना पड़ेगा। बात यह है कि अगर देखिए ना, अगर रुपए की कदर को कमजोर करने से गुर्बत में इजाफा, महंगाई में इजाफा होगा, रोजगार के मौके कम होंगे, तो हम ये कतई नहीं कर सकते। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू टो द लाइन दैट इज बीइंग पुल्ड बाय एवरीवन अब्रॉड। क्या कहते हैं आप इस बात? ये तो एक बहस है, पर्सपेक्टिव है। अली आप देखिए, आप एकेडमिकली शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास है ही नहीं है डॉलर, फिर आप उसको इक्वेशन कोल्ड करें ना। फिर आप ये कहें कि जी इसके लिए हमें बहुत फोकस करना है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, इसके लिए हमें बहुत ऐसे हालात पैदा करने हैं कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, ऐसे हालात पैदा करने हैं कि मुल्क में रेमिटेंसेज आए, ताकि हमारे पास इतने ज़्यादा ज़खायर हों ज़र मुबादला के कि हमें अपने रुपए की वैल्यू को इस्तेहकाम दे सकें। अगर आपके पास, लेकिन आबिद सुलेरी साहब प्लीज माजरत के साथ मैं यहाँ पर कतई इख्तलाफ नहीं करना चाह रहा, कहीं लोग ये ना समझें। मईशत के अंदर मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स होते हैं। आप ये जानते हैं कि एक गिरती कदर वाली करेंसी के मुल्क के अंदर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर कभी भी ROI पॉजिटिव नहीं आता। हमें डॉक्टर सलमान शाह साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर सलमान शाह, आपको सबसे पहले तो वेलकम करूँ शो के साथ। आबिद सुलेरी साहब भी मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ मईशत दान हैं। अब बात ये असद उमर साहब को, आप भी उस दिन शायद थोड़ा सा कतरा रहे थे, मैं आपको कह रहा था सर फारिग होने वाले हैं, लेकिन आपके दिल में फिर भी शक था डॉक्टर सलमान शाह साहब कि असद उमर साहब को फारिग नहीं किया जाएगा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये टीम जा रही है, इट्स ऑन इट्स वे आउट। इसके बारे में थोड़ी सी राय दें, फिर और मजीद गुफ्तगू करते हैं। कि जब आप फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में स्पेकुलेशन करते हैं तो फिर आपकी वो स्पेकुलेशन पूरी इकोनॉमी में फैल जाती। सो आई थिंक कि वो स्पेकुलेशन इसलिए मुल्क के लिए ज़रा नेगेटिव होती है। बाकी डिसीजन मेकिंग तो जो भी डिसीजन है वो आनी है, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी डिस्कशन ज़रा थोड़ी सी एहतियात से करने की ज़रूरत होती है। बट अच्छा, आशनाई भी है अब्दुल हफीज शेख साहब से, आशनाई भी है, जान पहचान भी है, उनका घर मेरे आना जाना भी रहा है, लेकिन लोग ऐसा तस्वर कर रहे थे, वैसे कहना नहीं मुझे चाहिए, लोग ऐसा तस्वर कर रहे थे शायद आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे आखिर में, तो वो कुछ मैं ख्याल गड़बड़ हो गई। नाम आया था आपका, मैं ऐसी पूछ रहा हूँ, मेरे दिल की तसल्ली। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड देखें, बात यह है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है कि वो किसको लगाते हैं। अल्टीमेटली जिसको भी लगाते हैं उसने डिलीवर करना होता है। डिलीवर जो है वो हमें इकोनॉमिक एरिया में, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए। तो ये चीज़ें जो भी कर सकता है उसको प्राइम मिनिस्टर का है प्रोरोगेटिव कि वो उसको लगाए। अच्छा, एक छोटी सी बात है डॉक्टर सलमान शाह साहब, बात यह है कि आबिद सुलेरी साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत मारूफ मईशत दान है।
इनके साथ मेरी बहस हो रही थी। मैं वैसे मैं कहूंगा कि मैं तो बिल्कुल एलिमेंट्री स्टूडेंट हूं यहां पर। ये कह रहे हैं कि डॉलर जो सबसे अहम कदम था असद उमर साहब का, जिसने उनको गैर मकबूल किया, वो डॉलर की कदर में इजाफा, रुपए की कदर में कमी थी। सो डू यू थिंक दैट that was I won't say the last nail in his coffin, but as a finance minister, God forbid, अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन ये आप महसूस करते हैं कि बहुत बड़ी उनका एक ब्लंडर या गलती थी? नहीं अली, मैंने ये नहीं कहा कि असद उमर की ये गलती थी। हम पिछली चार सालों की बात कर रहे थे कि उसमें डार साहब ने 24 बिलियन डॉलर से रुपए को ओवर वैल्यू रखा, जो कि एक पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव इकदाम साबित हुआ। और मैंने ये कहा कि असद उमर की जगह कोई भी और फाइनेंस मिनिस्टर होता तो वो करेक्टिव मेजर्स लेता। तो मैं आपकी बात को, असद उमर की गलती थी, नहीं मैं आपकी बात को समझ गया, उसको कोई नहीं, वो आपने थोड़ा सा नहीं अच्छा है, आपने क्लैरिफाई कर दिया। जो भी आप सलमान शाह साहब को बता रहे हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी काफी अरसा जो है वो किसी ना किसी तरीके से डॉलर की कदर को रोक के रखा, जिसकी वजह से मुल्क में बहुत एफडीआई आई। जी डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप क्या कहते हैं? आपकी स्ट्रेटेजी ये थी कि स्ट्रेंथ दें पाक रुपी को और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आई, क्या कहते हैं? वो स्ट्रेटजी सही थी, ये स्ट्रेटजी सही थी? देखिए, ओवरऑल बात यह है कि हर टाइम जो होता है अपनी एनवायरनमेंट होती है और उसके मुताबिक आपको स्ट्रेटजी डिवाइस करनी पड़ती है। डेफिनेटली पाकिस्तान को एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत बड़ी डायमेंशंस का है और उसमें रुपए को रखना एट एन आर्टिफिशियल लेवल इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बट उसके साथ साथ इट इज़ नॉट कि एक वो सिंगल आइटम एजेंडा है जिसको आप परस्यू कर रहे हैं। आई थिंक असद उमर साहब की मेन इशू वॉज कि वो कन्विंस नहीं कर पाए अवाम को या बिजनेस कम्युनिटी को, लीडरशिप को और सारों को कि उनकी पॉलिसीज ठीक थी और उनकी पॉलिसीज में डेफिनेटली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट था। सो आई थिंक एक जनरल, भाई लोगों ने अफवाह ये उड़ाई है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने हटवाया असद उमर साहब को, शायद उनका अपना कोई जाती मुफाद था, वो पूरा नहीं हुआ, इस वजह से असद उमर साहब को हटा दिया। आई डोंट नो, ये बात गश्त है, मैं पॉलिटिकल एंगल की तरफ इतना जाना नहीं चाह रहा, लेकिन जो बात है आपने भी सुनी होगी कि नहीं सुनी? जी ये तो अब आप लोग जाके करेंगे फाइंड आउट फ्रॉम योर सोर्सेज के कैसे हुआ। बट अल्टीमेटली सोल्यूशन जो है वो तो इकोनॉमिक रिकवरी है, सोल्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोल्यूशन जॉब्स है, सोल्यूशन जो है वो महंगाई का खात्मा है। सो जो भी कर लेगा ये तो उसको उसके सारे उसको मिलेंगे, जो भी उसको रिवॉर्ड्स हैं उसके। अच्छा आबिद सुलेरी साहब, यू आर अ वेरी कीन एंड एबल रिसर्चर एंड एन इकोनॉमिस्ट। बात यह है कि यू आर अ मेंबर ऑफ दैट इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी। द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई, बट इट्स एक्सपेक्टेड दैट वुड बी अब्दुल हफीज शेख साहब। व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू हिम कि ये जो नुकात सलमान साहब ने भी हाईलाइट किए हैं, टू क्रिएट जॉब्स and to reduce inflation, do you think this should be on top of his agenda? डेफिनेटली देखिए, उनके दो इक़दाम होने चाहिए। पहला तो ये है कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज पाकिस्तान की इकॉनमी को क्रॉनिकली ब्लीड कर रहे हैं उनको एड्रेस करते रहें, जिसमें एनर्जी सर्कुलर डेट और लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और टैक्स रेवेन्यू जो है ये इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद, उसके साथ साथ, नॉट बाद, उसके पैरेलल उनको जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनको इफेक्टिव बनाना होगा, जो टारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करना होगा, जनरल सब्सिडी से टारगेट सब्सिडी की तरफ आएँ, जो लोअर इनकम क्लास और लोअर मिडिल इनकम क्लास जो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है उनके लिए प्रोपर पॉलिसीज़ जो हैं वो लेके आएँ, ताकि उनके जो इकनॉमिक करेक्टिव मेजर्स हैं मैक्रो इकनॉमिक लेवल पे वो माइक्रो लेवल पे हर्ट ना करें। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाने में, तो यकीनी तौर पे ही विल बी अ सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर एंड अ सक्सेसफुल पॉलिसी मेकर। अगर खुदा न खास्ता वो इस चैलेंज को नहीं कर पाएंगे तो फिर अगेन प्राइम मिनिस्टर को देखना होगा कि अपनी टीम को वो किस तरह से रीशफल करते हैं या कैसे लेके चलते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आई एम अज्यूमिंग दैट ही वाज योर कॉलीग इन द कैबिनेट, तो आपके साथ काबीना के अंदर माजी में अब्दुल हफीज शेख साहब भी रहे हैं, गालिबन तब निजकारी के वजीर थे, तो क्या परसेप्शन आप रखते हैं कि इतने चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर वो चीज़ों को टैकल कर पाएंगे और उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इनके लिए बड़े चैलेंजेस होंगे और आई थिंक नंबर 1 तो उनको अपनी पूरी कैबिनेट को साथ लेके चलना पड़ेगा और उनको जो जो चीज़ें असद उमर साहब जहाँ पे शॉर्ट रहे हैं, यानी कि कंसेंसस बिल्डिंग,
टेकिंग पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस, अवाम का कॉन्फिडेंस, पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत बड़ा एक एजेंडा होना चाहिए उनका, और ही लेफ्ट टू बी वेरी आउटगोइंग, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो हर पाकिस्तानी को अफेक्ट करती है और हर तबके को अफेक्ट करती है, हर सेगमेंट को अफेक्ट करती है। तो उनका टास्क ये भी होगा कि हर बंदा जो है उसको कम से कम इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि द इकोनॉमी इज इन सेफ हैंड्स एंड इट विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। डॉक्टर सलमान शाह साहब, यू हैव टू रिमेन विद अस। हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मौजू के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे। अब थोड़ा मंतकी चलेंगे गुफ्तगू को कि अब वजीर खजाना को करना क्या चाहिए। और असद उमर वाली बात आप याद रखें, मैं 5 दिन से एक ही बात कह रहा था, नौकरी खतरे में। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले भी कह रहा था, लोग शायद मेरे ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे थे, और बिलखुसूस चंद लोग जो कि अभी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, और वो ये नहीं जानते कि मुश्किल वक्तों पे भी मीडिया ने इमरान खान साहब को पूरी प्रोजेक्शन दी। उन्होंने मीडिया को बुरा भला कहा क्योंकि मीडिया ने सच बोला कि असद उमर साहब की गलत जो पॉलिसियाँ थी उनकी वजह से वो गैर मकबूल हो गए थे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आबिद सुलेरी साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना रहे हैं। आबिद सुलेरी साहब, आपने डॉक्टर सलमान शाह साहब की बात सुनी। इन्होंने एक विजन सेट की, और जिस तरह से इन्होंने बदलाया चंद चीज़ों को कि आगे आने वाले वज़ीर ख़जाना के लिए मुश्किल वक्त है। बात यह कि इस वक्त पर जब वज़ीर ख़जाना को तब्दील किया गया है, मैं कहूँगा चंद ही हफ्ते रह गए हैं जब बजट की अनाउंसमेंट करनी है। आपके ख्याल से क्या नया वज़ीर ख़जाना इस बजट को ओन करेगा, और क्या वो अहसन अंदाज से आगे लेकर चल पाएगा? जी आबिद सुलेरी साहब। मेरा ख्याल है कि उनको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका पहला टेस्ट जो है वो यही होगा कि अपना बजट जो है 2019-20 का वो किस तरह का देते हैं। अगर ये कैबिनेट रीशफलिंग में थोड़ा लेट हो जाता तो फिर यकीनी तौर पे, जैसे असद उमर साहब के लिए प्रॉब्लम थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब छठा बजट पेश कर गए थे, आने वाले वज़ीर ख़जाना के लिए प्रॉब्लम होती कि असद उमर अपना बजट पेश कर गए और फिर उनको उसी फ्रेमवर्क में रह के काम करना होता। तो अभी हम अप्रैल में बैठे हुए हैं। यकीनी तौर पे जो बजट का प्रेपरेटरी वर्क है ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे वो स्टार्ट हो चुका है, टेक्निकल लेवल पे, लेकिन जो उसमें पॉलिटिकल विजन देना होती है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, वो अब नए जो एडवाइज़र होंगे फाइनेंस के वो आके दे रहे होंगे। और ये बजट जो है वो उनको ऑन भी करना पड़ेगा, और ये उनके लिए लिटमस टेस्ट भी होगा कि उसमें वो जो लोअर इनकम क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए जो मफादात है उनका कैसे तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के मौके कैसे ऑफ़र करते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो शॉर्टफॉल है, जो गैप है, उसको कैसे मीट करते हैं। सो इट्स अ बिग चैलेंज, लेकिन अगर वो ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे ऑल कुडोज़ टू हिम। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, द इंटरनेशनल बिजनेस साइकिल पॉइंट्स टू द फैक्ट कि आगे बड़ा ग्रिम फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की मईशत जो है वो थोड़ा सा ब्लो लेगी, तो फिर पाकिस्तान को भी उसको फेस करना पड़ेगा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। ऐसे सिनारियों के अंदर हम जज करेंगे परफॉर्मेंस फाइनेंस मिनिस्टर की, लेकिन दर हकीकत जब बैनुल-अक़वामी मईशत दबाव का शिकार होगी तो पाकिस्तान की मईशत पर भी उसके असरात मुरतब होंगे, हो रहे हैं। तो हम असेस किस तरह करेंगे नए फाइनेंस मिनिस्टर की कारकर्दगी? असद उमर घर पे बैठकर कहेंगे देखो मुझे बाहर कर दिया, ये नया बंदा भी बेकार है? नहीं, बात यह है कि इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान को अफेक्ट करते हैं एक सिंगल पॉइंट के जरिए, और वो ऑयल प्राइसेस हैं। अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहती हैं या नीचे आ जाती हैं थोड़ी सी, तो वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट डेफिनेटली बनेगी। आई थिंक इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए है वो अंदरूने मुल्क कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस अगर वो जनरेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो खासी हद तक फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस मिलनी शुरू होगी। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस वो जनरेट नहीं कर पाते, वो जो आउटरीच चाहिए इस वक्त इकोनॉमी में उस किस्म की आउटरीच नहीं वो बना सकते,
तो फिर ज़रा मुश्किल सवाल होंगे। डॉक्टर सलमान शाह Already- साहब, आपके साथ मैंने मेरे ख्याल से सैकड़ा तो मुकम्मल कर लिया होगा शोज में। आपकी जी। आवाज को भी पहचान जाता हूं कि आपकी आवाज में भी जब कुछ तब्दीली आती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपको नए फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी गलती को माफ करना, लेकिन आपकी आवाज से भी मैं पहचान जाता हूं आपका मिजाज क्या है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पॉइंट ये है कि इस वक्त मार्केट आई एम श्योर रिएक्ट कर रही होगी इस अपॉइंटमेंट पे, और मैंने देखी नहीं है आज। सर market 620 पॉइंट बढ़ गई है मार्केट, इसके बाद 620 पॉइंट बढ़ी है मार्केट। असद उमर साहब को फारिग करने की वजह से बढ़ी है, अब्दुल हफीज शेख साहब को लगाने की वजह से बढ़ी है, ये पता नहीं। हाँ, नहीं, ये इम्पैक्ट अब हमें देखना पड़ेगा ना कि कंसिस्टेंटली ये मार्केट रिएक्ट करेगी, और मार्केट एक आपको ओपिनियन देती है अबाउट कि क्या मैनेजमेंट किस तरीके से होती है। तो अगर वो अपॉइंटमेंट आपकी ठीक है तो वो मार्केट ऊपर जाएगी, और जितनी ऊपर जाएगी वो इंडिकेट करेगी कि सक्सेस हो रही है या नहीं हो रही, और किस तरह से आप आगे लेके चल रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये अल्टीमेटली उनकी जो इफेक्टिवनेस है उस पर डिपेंड करती हैं कि वो जाके आगे डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और बेसिकली पॉलिसीज उनकी बोलेंगी, उनकी जो एक्शंस हैं वो बोलेंगे, और उसकी एक्सेप्टेंस बाय द मार्केट जो है वो बोलेगी, और दैट इज व्हाट वी हैव टू वॉच। आबिद सुलेरी साहब, व्हाट डू यू से अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल? आपके ख्याल से क्या, क्योंकि ये भी बड़े केपेबल हैं, बैनुल अक़वामी अभी तक के तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन अब लगभग तय है कि वो शायद वज़ीर ख़जाना बन जाएंगे आराम से। तो इंटरनेशनल मालियाती इदारे के अंदर वो भी रहे हैं, इंटरनेशनल तरक्याती इदारे में भी रहे हैं, तो उनको उनसे डील करने में आसानी रहेगी आपके ख्याल से? डेफिनेटली डील करने में आसानी रहेगी। वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड के तौर पे सर्व कर चुके हैं, उनकी गहरी नज़र रही है लैटिन अमेरिकन जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे जी। तो और ऑफ कोर्स पहले दो पोर्टफोलियोज़ वो पिछली दो हुकूमतों में जी। संभाल चुके हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यकीनी तौर पे उनको मल्टीलैटरल्स के साथ डील करने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। असल चीज़ ये है कि इस वक्त थोड़ी सी पेशेंस आ जाएगी मार्केट में, चूँकि हर नए आने वाले जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है थोड़ा सा उसको टाइम दिया जाता है सेटल होने का, और थोड़ा सा टाइम दिया जाता है उनके इक़दामात को रीड करने का, और इस वक्त मार्केट में इसी तरह की थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो पहला लिटमस टेस्ट होगा हफीज़ शेख साहब के लिए या जो भी आते हैं वो होगा फेडरल बजट के, अगला फेडरल बजट जो है वो किस तरह का आ रहा है, उससे उनकी विजन का भी अंदाज़ा हो जाएगा, उससे उनकी स्ट्रेटजी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और जो सेकंड लिटमस टेस्ट है वो ये होगा कि IMF का जो प्रोग्राम है उसको कितना सेनली और कितना सक्सेसफुली कंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये दो मेजर इंडिकेटर होंगे, और इस वक्त मार्केट्स और बिजनेस। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा आबिद सुलेरी साहब, आप प्रीवी हैं, मेरे पास चंद लम्हात बाकी हैं, मुझे ये बताएं क्या IMF के साथ नेगोशिएशन जो थी वो सक्सेसफुल नहीं रही उतनी जितना सोच रहे थे? ये वजह तो नहीं बनी असद उमर साहब के एग्जिट की? देखिए मेरा ख्याल इट्स टू अर्ली टू से इट। जब तक आपका स्टाफ मिशन यहाँ पे नहीं आता और आके चीज़ों को फाइनल नहीं करता, मल्टीलैटरल के साथ जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो आप किसी फ़र्द के साथ नहीं कर रहे, आप उसके एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जिसमें 8 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव या 8 ब्लॉक्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो मिशन को अभी तो अप्रैल के एंड में आना है, वो आके आपकी सारी इकॉनमी की एक अपने लिहाज से डायग्नोज करेंगे, फिर वापस जाएंगे बोर्ड में, उसके मामला तय होंगे। तो it is too early to say कि it is too early to say what's going to happen. I thank both of my guests, Dr. Salman Shah, former finance minister, and Abid Suleiri, the leading economist in Pakistan. का बहुत बहुत शुक्रिया शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, ये गुर्बत पसमानदगी बेरोजगारी के ऊपर मैं बिलखुसूस कोशिश करूंगा कि मंडे को भी गुफ्तगू हो। यहाँ पर मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।